हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मगध का उत्थान और मौर्य काल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और जिनका ग्रेजुएशन में या एमए में ये सिलेबस में इंक्लूड है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। जैसा कि हम लोग देखते हैं मगध में जिस वंश का सबसे पहले स्थापना हुआ, या मौर्यों के पहले जिस वंश की स्थापना हुई थी वह था हर्यक वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। नेक्स्ट हम आते हैं, बिंबिसार को जैन साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका उत्तर होगा श्रेनिक। बिंबिसार को किस नाम से पुकारा गया है? श्रेनिक के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। जैसा कि हम जानते हैं हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसे मारकर गद्दी पर बैठा, और अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयन ने भी उसकी हत्या कर गद्दी प्राप्त की। तो इसीलिए पितृहंता वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उत्तर होगा कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र या पटना नगर, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा उदयन ने की। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हम देखते हैं हर्यक वंश के बाद एक दो वंश और भी बीच में आए हैं, और मौर्य वंश से जस्ट पहले है नंद वंश। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? यहाँ पर ये देखिए, मगध साम्राज्य का जो प्रथम मगध साम्राज्य है ये कहा गया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? यानी सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, उसने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका उत्तर है 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? जो भी प्रेजेंट हमारा बिहार है वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा मगध। मगध के नाम से बिहार वाला पोर्शन जाना जाता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत के नाम लिखें। अर्थात मौर्य काल के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो उस इतिहास को जानने में कौन से स्रोत हैं? बहुत सारे स्रोत हैं, उसमें से किसी भी दो स्रोत का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ये दो पुस्तकें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्रोत है, जैसे अशोक के अभिलेख हो गया, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, बहुत सारे जैन धर्म ग्रंथ हैं, और भी कुछ लेखकों के ग्रंथ हैं। लेकिन इनमें हम देखते हैं दो नाम यहाँ पर पूछा गया, इसलिए आप कम से कम अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है? अर्थात मैकियावेली जो एक विद्वान है, उसे भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, कथा सरित सागर नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा सोमदेव। रुद्रदामन ने किस अभिलेख में मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पर ये रुद्रदामन है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा ये हो गया, रुद्रदामन है ये। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है विष्णुगुप्त। जैसे कि हम जानते हैं कौटिल्य के और भी नाम थे, तो उसमें से जो उसका बचपन का नाम था, यहाँ पर क्या पूछा गया है? बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। जैसे कौटिल्य को चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? यानी राज्य से रिलेटेड जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तीर्थ कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जो 18 उच्च अधिकारियों का विवरण हमें मिलता है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उन्हीं अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा 9 प्रकार के दासों का। मेगास्थनीज
किसके शासनकाल में भारत आया, तो इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो भारत आया है। पॉलीब्रोथा क्या है, एक टर्म है पॉलीब्रोथा, ठीक है। पॉलीब्रोथा एक यूनानी शब्द है। तो ये क्या है, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र का जो प्रोनाउंसिएशन ही उसने क्या किया है, पाटलिपुत्र को ही उसने क्या कहा है, पॉलीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज ने भारत में कितने प्रकार की जातियों का वर्णन किया है, तो इसका उत्तर होगा 7। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कितने प्रकार के जातियों का उसने वर्णन किया है। यहाँ पर 7 प्रकार की। जैसे कि हम जानते हैं कि मेगास्थनीज ने दासों का वर्णन नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग दास नहीं थे यहाँ, उसका एक अलग अपना रीज़न है, लेकिन कितने प्रकार की जाति, तो वो 7। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, नेचुरल हिस्ट्री ये एक बुक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने और कहाँ करवाया, तो ये मौर्य काल में इसका निर्माण करवाया गया था। ये सौराष्ट्र प्रांत में है, तो सौराष्ट्र प्रांत के जो युवराज थे या वहाँ का जो प्रांतपति था उसी ने निर्माण करवाया है एक्चुअल में, लेकिन करवाया किसके द्वारा गया या किसके काल में किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र उपप्रांत का शासक कौन था, तो जो कि बदलता रहा है, तो उस समय मौर्य काल में कौन थे, तो पुष्यगुप्त। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशोक के जो अभिलेख थे उसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्र कौन थे, तो इसका उत्तर होगा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसका काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना या फिर समाज में लोगों के नैतिकता के विषय में लोगों को बताना या उस पर ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों का मतलब कहीं ना कहीं धम्म से रिलेटेड ये थे और धम्म से रिलेटेड ये काम करते थे, तो ये धम्म महामात्र कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस वर्ष धम्म यात्रा प्रारंभ की, अशोक जैसे कि हम जानते हैं कलिंग विजय के बाद उसने धम्म विजय की नीति को अपनाया और इसमें इसने बहुत सारी यात्राएं की। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोधगया से ये शुरुआत की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका प्रारंभ, धम्म यात्रा का प्रारंभ उसने कहाँ से किया था, तो बोधगया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो ये आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख, कलिंग विजय या फिर हम इसे धम्म विजय भी कहते हैं, धम्म विजय, ठीक है, धम्म विजय भी कहते हैं। अशोक के किस अभिलेख में उनका नाम प्रियदर्शी मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में बहुत कम ही जगह पर उसके नाम अशोक मिले हैं, तो उसे प्रियदर्शी के नाम से यानी देवताओं का प्रिय या देवताओं का पुत्र के नाम से उसे किस अभिलेख में मिलता है, तो भब्रू अभिलेख में, ठीक है, भब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, तो यहाँ पर देख लीजिए नाम है, मास्की अभिलेख में उसका नाम मिला है उसे अशोक के रूप में, नित्तूर गुर्जरा अभिलेख। अशोक का मेरठ स्तंभ लेख किस शासक के काल में दिल्ली लाया गया था, तो इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, उत्तर इसका क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक के काल में उसका जो मेरठ स्तंभ था उसे कहाँ लाया गया था, दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख कहा गया है, इसका उत्तर होगा कौशाम्बी का स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व, ये 261 ईसा है, ठीक है, 261 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वर्ष लुम्बिनी यात्रा पर गया, उत्तर होगा 20वें वर्ष, वो 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा पर गया था। धम्म शब्द का अर्थ क्या है, जैसा कि हम जानते हैं जो धम्म शब्द है वो संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है, तो धम्म जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूप है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनोमोई कौन थे, उत्तर होगा मेगास्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमोई नगर का प्रधान अधिकारी था। मेगास्थनीज ने कुछ अधिकारियों का वर्णन किया है, उसमें एस्ट्रोनोमोई का भी नाम आता है जो कि नगर के अधिकारी थे, तो इनका मुख्य विशेषता क्या हो गया कि ये नगर के प्रधान अधिकारी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोनोमी। एग्रोनोमी कौन थे? तो ये जिला एवं सड़क निर्माण का प्रधान अधिकारी एग्रोनोमी कहलाता था। इसका भी वर्णन किसने किया है इस नाम से? मेगास्थनीज ने। धर्मस्थीय न्यायालय कैसा न्यायालय था? उत्तर हो जाएगा दीवानी न्यायालय। हम देखते हैं मौर्य काल में 2 न्यायालय थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय न्यायालय कैसा न्यायालय था? दीवानी न्यायालय था, यानी दीवानी से संबंधित जो भी मामले होते थे वो धर्मस्थीय न्यायालय में सॉल्व किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटक शोधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय था। कंटक शोधन भी क्या है? कंटक शोधन भी एक न्यायालय ही है। कंटक शोधन क्या है? फौजदारी न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीता भूमि से आप क्या समझते हैं? तो कृषि योग्य भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। कहीं कहीं पर सीता जो टर्म है वो कर के लिए भी यूज़ किया गया है, मतलब कृषि से जो कर उत्पादित किया जाता था या कृषि योग्य भूमि से जो कर लिया जाता था तो उसे कहीं कहीं सीता को कर के रूप में भी दिखाया गया है। तो अगर हम सीता भूमि कहें तो सीता भूमि क्या हो जाएगा? कृषि योग्य भूमि। भाग से आप क्या समझते हैं? भाग भी एक प्रकार का कर ही था, आप इसे कर के रूप में ही देख सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त अनाज का हिस्सा जो राज्य कर के रूप में लेता था भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्टि से आप क्या समझते हैं? ये भी एक प्रकार का कर या बेगार ही था। जनता से लिया जाने वाला निःशुल्क श्रम या बेगार विष्टि कहलाता था। हिरण्य से आप क्या समझते हैं? इसका स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा हिरण्य, हिरण्य। हिरण्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मौर्यकालीन एक नकद कर था। हिरण्य क्या था? मौर्यकालीन एक नकद कर था। तो ये हिरण्य नहीं हिरण्य होगा, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, हिरण्य होगा। बलि से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा मौर्यकालीन धार्मिक एवं ऐच्छिक कर था। बलि भी एक प्रकार का क्या है? बलि भी एक प्रकार का कर ही है। बलि भी एक प्रकार का कर है। मौर्यकालीन प्रशासन कितनी समितियों द्वारा चलाया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 समिति। मौर्यकालीन पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो मौर्यकाल में बहुत सारे बंदरगाह थे जिसमें से पश्चिमी तट का बंदरगाह पूछा गया है, तो भड़ौच और सोपारा। मौर्यकालीन पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा भी हम लोग पश्चिमी तट के बारे में जाने, भड़ौच और सोपारा। और ये पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति। इसके भी स्पेलिंग में लिप्ति होगा, ताम्रलिप्ति आधा प होगा। ताम्रलिप्ति जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पूर्वी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह था मौर्यकाल का? तो आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। मौर्यकालीन राज्य की मुद्रा क्या था? तो इसका उत्तर होगा पर्ण। सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। चूँकि सांची स्तूप में और भी बहुत सारे शासकों का योगदान है, लेकिन इसकी शुरुआत या इसकी नींव किसने रखी थी? तो अशोक हो जाएगा इसका आंसर। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उत्तर उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के कारण में कौन सी बौद्ध संगति हुई? यहाँ पर फिर इसे कारण नहीं काल होगा, इसे काल कर लीजिए। अशोक के काल में, अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई? तो इसका उत्तर होगा तीसरी बौद्ध संगति, जो कि कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। सार्थवाह किसे कहा जाता है? उत्तर होगा कारवां बनाकर, ये व्यापारी के प्रधान को कहा जाता था, लेकिन बेसिकली जो कारवां पर चलने वाले व्यापारी होते थे उनके प्रमुख को ही सार्थवाह कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप इसे ज़रूर से देख